Jai Hind and welcome everyone to the 14th lecture, last lecture of polity series. This is Parliament Part 2. So let us begin. Bills in the house. देखिए दो बिल्स होते हैं, पब्लिक बिल्स एंड प्राइवेट बिल. आपको डिफरेंस समझना है. पब्लिक बिल जो है वो मिनिस्टर द्वारा इंट्रोड्यूस होता है, प्राइवेट बिल जो है वो अदर दैन मिनिस्टर इंट्रोड्यूस करते हैं. नोटिस पीरियड पब्लिक बिल को इंट्रोड्यूस करने के लिए 7 डे नोटिस चाहिए, प्राइवेट बिल के लिए 30 डे चाहिए. इनको असिस्टेंस मिलता है पब्लिक बिल को कंसर्न डिपार्टमेंट से, प्राइवेट बिल को कोई असिस्टेंस नहीं मिलता है. ये पूरा मिनिस्टर के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. डिस्कशंस किसी भी हाउस में किसी भी दिन कर सकते हैं पब्लिक बिल्स को, लेकिन प्राइवेट बिल को सिर्फ ऑल्टरनेट फ्राइडे ही डिस्कस किया जाता है. ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे. एब्सोल्यूट वेटो डू नॉट एग्जिस्ट फॉर पब्लिक बिल्स फॉर प्रेसिडेंट. इन केस ऑफ प्राइवेट बिल्स एब्सोल्यूट वेटो एग्जिस्ट. देखिए एब्सोल्यूट वेटो का मतलब है प्रेसिडेंट यूजेस टू कीप द बिल इन हिज पॉकेट एंड डाइजेस्ट इट. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्डिनरी बिल. इसमें आप बस ये याद रखिए कि 3 रीडिंग्स होती हैं इसमें. पहले में पब्लिक बिल को पब्लिश करते हैं गैजेट नोटिफिकेशन में, फिर जनरल डिस्कशन होता है, फिर फाइनल एक्सेप्टेंस होता है, फिर रिजेक्शन होता है, फिर वोटिंग होती है, फिर फाइनली अगर डेडलॉक हुआ तो जॉइंट सेटिंग होती है, फिर फाइनल रिजोल्यूशन होता है. और उसके बाद दोनों हाउस के पास करने के बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाता है और वो साइन करते हैं और फाइनली बिल जो है वो एक्ट बनता है. नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं हम. मनी बिल. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर फंडामेंटल राइट. देखिए ये मनी बिल आर्टिकल 110, आप इसको याद रखेंगे. मनी बिल किस चीज़ से डील करता है? देखिए जनरली इम्पोजिशन, एबॉलिशन, रिमिशन, ऑल्टरेशन या रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स मनी बिल के अंदर आता है. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि बोरोइंग्स ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट, ये भी मनी बिल आता है. लिस्ट आप एक बार पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है. मनी बिल से आप आर्टिकल याद रखेंगे, आर्टिकल 110. आगे प्रोसीड करते हैं. देखिए मैटर्स जो मनी बिल में नहीं आते हैं, दैट इज़, ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, फाइन्स एंड पेनल्टीज, टैक्सेस ऑफ लोकल गवर्नमेंट एंड सर्विस फीस. बस यही पॉइंट है जो मनी बिल के अंदर नहीं आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मनी बिल से रिलेटेड स्पीकर का जो डिसीजन ऑन मनी बिल है वो फाइनल होता है. इट कैन नॉट बी क्वेश्चन एनीवेयर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ. प्रेसिडेंट जो है दैट कैन नॉट सेंड द मनी बिल फॉर रिकन्सिडरेशन. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखेंगे. ये इंट्रोड्यूस सिर्फ लोकसभा में होता है, प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर होती है. राज्यसभा इज हैविंग लिमिटेड रोल, दे कैन ओनली सजेस्ट अमेंडमेंट बट कांट डू एनीथिंग. अगर वो कुछ एक्शन नहीं लेते हैं तो 14 डे में इट डीम्स टू बी पास्ड बाय द राज्यसभा. देखिए फाइनेंशियल बिल आर्टिकल 117 में मेंशन है फाइनेंशियल बिल. देखिए दो टाइप के होते हैं. 117 क्लॉज 117 टाइप 1. ये जो टाइप 1 होता है ये कंटेन्स मैटर ऑफ 110 दैट इज़ मनी बिल एंड अदर मैटर्स ऑफ जनरल लेजिस्लेशन. इसलिए ये सिर्फ इंट्रोड्यूस लोकसभा में होता है विद सो इसलिए दैट कैन बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा. इसमें प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है. अदर एस्पेक्ट में ये रिमेनिंग मनी ऑर्डिनरी बिल की तरह है. आर्टिकल 17 क्लॉज 2 आप पढ़ लेंगे, इसमें कुछ ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है. देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑल द मनी बिल्स आर फाइनेंशियल बिल बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल्स. ऑब्वियसली आपको ये क्लियर हो गया कि 117 क्लॉज 1 जो है वो मनी बिल होता है, लेकिन 117 क्लॉज 2 वो ऑर्डिनरी बिल की तरह है, तो उसको आप मनी बिल में क्लासीफाई नहीं कर सकते हैं. लेकिन सारे ही मनी मैटर्स हैं वो अल्टीमेटली फॉल करते हैं आर्टिकल 117 क्लॉज 1 के अंदर ही. नेक्स्ट है आर्टिकल 112, ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. बजट. देखिए बजट जो है ये कहीं मेंशन नहीं है, बस ये लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है. कॉन्स्टिट्यूशन में जो मेंशन है वो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेंशन है, आप इसको याद रखेंगे. देखिए नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रांट और बजट. और क्यों आखिर ये होता है, तो एकदम हम एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू पॉइंट्स हम इसको स्टिक करेंगे. देखिए सप्लीमेंट्री ग्रांट. देखिए सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है एडिशनल एक्सपेंडिचर है जो भी एग्जिस्टिंग सर्विस है. मान लीजिए कोई सड़क निर्माण हो रहा है तो और उसमें पैसे घट गए और वो अच्छा काम हो रहा है तो उसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर किया जाएगा एग्जिस्टिंग सर्विस को प्रमोट करने के लिए, दैट इज़ सप्लीमेंट्री ग्रांट. देखिए एडिशनल ग्रांट और एक्सेस ग्रांट क्या है कि एडिशनल एक्सपेंडिचर अपॉन न्यू सर्विस. कोई नया सर्विस आया तो उसमें एडिशनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. टोकन ग्रांट देखिए क्या होता है, ये एक सर्विस से दूसरे सर्विस में अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है, दैट इज़ टोकन ग्रांट. देखिए वोट ऑन क्रेडिट टू मीट द अनएक्सपेक्टेड डिमांड, दैट इज़ वोट ऑन क्रेडिट. एंड वोट ऑन अकाउंट बजट फॉर लेस देन एन ईयर. वोट ऑन अकाउंट बजट फॉर लेस देन एन ईयर. देखिए अप्रोप्रिएशन बिल. देखिए बजट जो है हमारा वो दो टाइप के एक्सपेंडिचर बोलता है, वोटेबल एंड नॉन वोटेबल. देखिए जो चार्ज एक्सपेंडिचर होता है, मैंने चार्ज का मतलब आपको पहले समझा दिया है. देखिए चार्ज एक्सपेंडिचर जो होता है दैट इज़ नॉन वोटेबल
or expenditure made from consolidated fund of India that is made votable in the parliament. नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं. पॉइंट आपको याद रखना है, एक्वर्थ कमेटी दैट इट रिकमेंडेड सेपरेशन ऑफ रेलवे बजट फ्रॉम द जनरल बजट इन 1921. अभी क्या है, अभी रिसेंट नया अपडेट है इस पर कि दोनों रेलवे बजट एंड जनरल बजट को क्लब कर दिया गया है 2-3 साल पहले. एक्वर्थ कमेटी आप याद रखेंगे. देखिए, प्रेसिडेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू ले बजट बिफोर पार्लियामेंट. नो मनी कैन बी विदड्रॉन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया विदाउट द एप्रोप्रिएशन लॉ. ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, कभी कभी डायरेक्ट स्टेटमेंट आ जाता है, आप याद रख लेंगे इसको. एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि नो टैक्स कैन बी लिवाइड विदाउट फाइनेंस लॉ. पार्लियामेंट जो है ये, इसका मतलब आप समझिए कि एक पार्लियामेंट जो है वो नया रेस डिमांड का नहीं कर सकता या नया टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता है, लेकिन भले ही जो एग्जिस्टिंग टैक्स है उसको डिक्रीज कर सकता है. पॉइंट है डिमांड. नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, डिमांड फॉर ग्रांट आर वोटेड ओनली लोकसभा एंड कट मोशंस ओनली इंट्रोड्यूस इन दी लोकसभा. चार्ज एक्सपेंडिचर है सिर्फ उसको डिस्कस किया जाता है, इसको वोट नहीं किया जाता है, मैंने पहले आपको बता दिया. देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया एंड पब्लिक अकाउंट्स. देखिए, इससे आर्टिकल्स रिलेटेड है, आप जो आर्टिकल्स है आप इसको याद रखेंगे, ये इसका पर्पज़ क्या है और इसके कौन इसका कस्टोडियन है. सबसे पहला है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 266 में आता है. देखिए, ये इसका पर्पज़ क्या है, रेवेन्यू, टैक्स एंड नॉन टैक्स, ट्रेजरी बिल्स, मीन्स एंड एडवांस कहाँ से आ रहे हैं, कस्टडी पार्लियामेंट के अंदर है, पार्लियामेंट के पास इसकी कस्टडी है. देखिए, पब्लिक अकाउंट्स सब नेक्स्ट है, आर्टिकल 266. ऑल अदर मनी रिसीव्ड बाय गवर्नमेंट अदर दैन दैट गोज़ टू कंसोलिडेटेड फंड, जैसे कि मान लीजिए पीएफ हो गया, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स हो गए, दैट डज नॉट गोज इन दी कंसोलिडेटेड फंड, तो वो कहाँ जाता है, पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया में जाता है. और इसके कस्टोडियन कौन है, एग्जीक्यूटिव, दैट इज. देखिए, नेक्स्ट है कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, आर्टिकल 267. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप याद रखेंगे इस यहाँ पे. ये किस लिए होता है, टू मीट इमरजेंसी एक्सपेंडिचर, फंड साइज इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट. फंड साइज इज डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, लेकिन इसके कस्टोडियन जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं. देखिए, इसमें अंडर 500 तक जो प्रेसिडेंट है, अंडर हिज हैंड एंड सिग्नेचर खुद इस पर फंड को सैंक्शन कर सकते हैं. फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, इसको हैंडल करते हैं. पोस्ट एक्सपेंडिचर पार्लियामेंट अप्रूव्स इट. देखिए, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, आर्टिकल 105 से है. देखिए, कुछ जो कोडिफाइड नहीं, प्रिविलेजेस जो हैं वो कोडिफाइड नहीं है. इट इज़ अवेलेबल ऑल टू अटॉर्नी जनरल, यूनियन मिनिस्टर्स, एक्स पार्लियामेंट्री कमिटी, सभी के लिए है. इट टॉक्स अबाउट 2 प्रिविलेजेस. पहला तो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड राइट टू पब्लिश. कलेक्टिव प्रिविलेजेस एंड इंडिविजुअल प्रिविलेजेस का लिस्ट है, आप इसको पीडीएफ में पढ़ लेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने को नहीं है. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिविजुअल प्रिविलेजेस में पर्सन इन द पार्लियामेंट, person who is in the parliament cannot be arrested during session 14 days before and after, only in civil cases. absolute freedom of speech उनको मिला जाता है. they are exempted from jury service. देखिए, नेक्स्ट है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी. हमने कमेटी वाले लेक्चर में, पार्लियामेंट्री कमेटी वाले लेक्चर में हमने इसको डिटेल में कवर किया था. फिर मैं बता देता हूँ कि टोटल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी 24 है. 8 राज्यसभा से होती है, 16 लोकसभा से होती है. ये एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करते हैं. इसमें एक इम्पॉर्टेंट 31 मेंबर होते हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा, 10 फ्रॉम राज्यसभा. इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मिनिस्टर जो होते हैं दे आर नॉट एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी. टेनर 1 ईयर होता है इनका. देखिए, पार्लियामेंट्री फॉरम्स. देखिए, पार्लियामेंट्री फॉरम जो है वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट टू हैव इंटरेक्शन विद द मिनिस्टर कंसर्न. देखिए, इसमें स्पीकर जो होते हैं जनरली एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल फॉरम्स होते हैं, एक्सेप्ट पार्लियामेंट्री फॉरम ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ, जहाँ पे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट होते हैं एंड स्पीकर इज द एक्स ऑफिशियो को प्रेसिडेंट. देखिए, नेक्स्ट हम मूव करते हैं वेकेशन ऑफ सीट्स. देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं. ये एक्ट के हिसाब से अगर कोई मेंबर दोनों हाउस में सेलेक्ट हो जाता है, मतलब दोनों ही हाउस में इलेक्ट हो जाता है मेंबर, लोकसभा में भी राज्यसभा में, तो उसको 10 दिन के अंदर किसी एक हाउस में रिज़ाइन करना पड़ेगा. अगर वो रिज़ाइन नहीं करता है एमपी वाले सीट को, दैट इज़ लोकसभा सीट को, तो उसका राज्यसभा का सीट वैकेंट हो जाता है. अगर कोई लोकसभा एमपी है, अगर वो राज्यसभा में इलेक्ट हो जाता है, तो उनका जो मेंबर है फर्स्ट हाउस, दैट इज़ एमपी लोकसभा सीट का है, वो वेकेट हो जाता है. अगर कोई पर्सन एमपी और एमएलए दोनों के लिए इलेक्ट हो जाता है,
तो इसका इनका सीट पार्लियामेंट में वैकेंट हो जाता है अगर वो कोई डिसीजन 14 दिन तक नहीं लेते हैं तो। देखिए नेक्स्ट है चार्ज्ड एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये लिस्ट है, आप एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे पीडीएफ में। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो मैं बताने लायक है मैं बता रहा हूँ कि जजेस, देखिए यहाँ सुप्रीम कोर्ट जजेस सैलरीज अलाउंसेस एंड पेंशन सारे चीज़ कवर होते हैं चार्ज एक्सपेंडिचर ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। लेकिन हाई कोर्ट जजेस के ओनली पेंशंस आर कवर्ड अंडर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सैलरी जो है इनका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम नॉट चार्ज। देखिए इलेक्शन कमीशन का जो सैलरी अलाउंसेस पेंशन है दैट इज़ नॉट चार्ज। हाई कोर्ट एक्सपेंडिचर इज नॉट चार्ज। सैलरीज ऑफ जजेस नॉट चार्ज, they are charged on the from the consolidated fund of state. That's all for the lecture. I hope these lectures have made sense to you. This is the end of polity lectures. Next lecture में हम मिलेंगे नए सब्जेक्ट के साथ, probably I'll be starting modern history. Stay tuned. Thank you.